हेलो एवरीवन, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम सेशन लेकर आ रहे हैं कि मास्टर्स इन हिस्ट्री का जो हमारा कोड है वो है 101, 102, 104, 105, 106 एंड 107, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं डेली चैलेंज 30 डेज चैलेंज है मेरा, तो मैं उस पर कंप्लीट नोट्स करवा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जो भी है कंसाइज वे में, तो मैं वो करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज हमारा है 104 का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया थ्रू द एजेस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस, भारत की राजनीतिक संरचना का विकास। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया, जिसमें है प्रारंभ में ट्राइब और जनपद राजनीतिक इकाइयां थी। बाद में महाजनपद का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत प्रशासन विकसित हुए। राजा सर्वोच्च शासक था, जिसकी सहायता मंत्री और अधिकारी द्वारा की जाती थी। ग्राम प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये हमारा प्रारंभिक मध्यकाल है, जिसमें गुप्त काल के बाद राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। सामंतवाद का विकास हुआ। स्थानीय शासक और सामंतों की शक्ति बढ़ी। भूमि अनुदान प्रशासन का प्रमुख आधार बना। उसके बाद है हमारा दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, औपनिवेशिक काल, जिसमें सुल्तान सर्वोच्च शासक था। प्रशासन का विवरण, ये हम बात कर रहे हैं 104 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जिसमें सुल्तान सर्वोच्च शासक था। प्रशासन को विभिन्न विभागों में बांटा गया। एकता प्रणाली लागू की गई। सेना और राजस्व प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया गया। मुगल काल 1526 से 1707, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। मनसबदारी प्रणाली प्रशासन और सेना का आधार थी। साम्राज्य को सूबा, सरकार, परगना और गांव में विभाजित किया गया था। किसमें विभाजित किया गया था? सूबा, सरकार, परगना और गांव में। ठीक है, अकबर ने प्रशासनिक सुधारों को मजबूत किया। औपनिवेशिक काल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन नियंत्रण स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 महत्वपूर्ण थे। प्रशासन अधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही अधिकार आधारित बना। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं की नींव रखी। स्वतंत्र भारत 1947 के बाद हमारा है, इसमें भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। इंडिया एक संघीय गणराज्य है। शासन की 3 शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे कि आप जानते हैं। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक मान्यताएं मिली। परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: जनपद, महाजनपद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें हमारा मौर्य काल है, मध्यकाल है, मुगल काल है, ब्रिटिश काल, स्वतंत्र भारत, संघीय लोकतंत्र व्यवस्था। जो हमारा 104 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे कोड में, हमारा 104 का जो कोड है उसमें बहुत सारे यूनिट है। मैंने यूनिट वाइज भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले के वीडियो में करा रखी है। ठीक है, तो ये हमारा है 104 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो भी एक्सप्लेनेशन है कंसाइज वे में वो मैं करवाई हूँ। जिसमें है हमारा मौर्य प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, चौल प्रशासन, इक्ता प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, मराठा प्रशासन, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय संविधान एवं संघीय व्यवस्था। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक वाइज के बारे में 104 की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें। तो हमारा सबसे पहले मौर्य प्रशासन। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक ईच क्वेश्चन में आपको क्या देना है, इंट्रो देना है और कंक्लूजन देना है। परिचय और निष्कर्ष आपको इंक्लूड जरूर करने हैं और फ्लो चार्ट में आप अपने पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। तो हमारा है परिचय। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व भारत का प्रथम विशाल एवं केंद्रीकृत साम्राज्य था। इसका स्थानीय स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की रचना इंडिका से मिलती है। प्रशासनिक व्यवस्था: केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोच्च शासक था। मंत्री परिषद राजा को सलाह देती थी। प्रशासन विभिन्न विभागों में विभाजित था। उसके बाद आते हैं प्रांतीय प्रशासन में, जिसमें है हमारा साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों की शासन
राजकुमार या राजपाल करते थे, ठीक है। दूसरा में हमारा जिला एवं ग्राम प्रशासन, जिसमें हमारा जिला के में अधिकारी नियुक्ति थे। ग्राम प्रशासन के प्रमुख ग्रामीणी होता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, जिसमें दूसरे में चौथे में आते हमारा क्या है, राजस्व व्यवस्था, जिसमें है भूमि और राज्य की आय का मुख्य स्रोत सामान्यतः उपज का लगभग 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। पांचवा है हमारा सैन्य प्रशासन, जिसमें हम पढ़ेंगे विशालीय स्थान सेना थी। सेना का संचालन हेतु अलग विभाग एवं समितियां थी। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थे। राज्य की सुरक्षा और अधिकारियों पर निगरानी रखते थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंस क्या है कि भारत में पहली बार मजबूती केंद्रीकृत प्रशासन स्थापना हुई। प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। बाद में शासकों के लिए आदर्श प्रशासनिक मॉडल बना। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो गुप्तकालीन प्रशासन हम देखेंगे परिचय में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त शासन ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। मौर्य प्रशासन की तुलना में गुप्त प्रशासन अपेक्षाकृत विकेंद्रीकृत था, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, इसको हम फ्लोचार्ट पे भी बना सकते हैं, जिसमें हमारा है पहला पॉइंट केंद्रीय प्रशासन, फिर दूसरा है हमारा प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, फिर हमारा ग्राम प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। विशेषताएं क्या है, हमारा प्रशासन ने विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, स्थानीय स्वशासन को महत्व, भूमिदान एवं सामंतवाद का विकास, शांत समृद्धि और संस्कृति उन्नति, ठीक है। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा चोल प्रशासन, जिसमें परिचय में क्या है, चोल वंश दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली राजवंश था। उसका उत्कर्ष 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। चोल प्रशासन अपनी सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है हमारा प्रांतीय प्रशासन, आगे देखेंगे हम ग्राम प्रशासन, स्थानीय संस्थाएं, राजस्व व्यवस्था, सैन्य, नौसेना, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली का परिचय में देखेंगे कि इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की प्रमुख प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था थी। इसे भारत में व्यवस्थित रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक और विशेष रूप से इल्तुतमिश ने विकसित किया था। इक्ता का अर्थ है, प्रमुख विशेषताएं में इक्ता क्या है, इक्तादार कौन है, राजस्व व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सैन्य महत्व के बारे में देखेंगे कि इक्तादार आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान के सैनिक सहायता प्रदान करता था। इससे स्थायी सेना पर खर्च कम होता था। महत्व और सीमाएं आप देख सकते हैं। चलते हैं हमारा आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक में, वो है मनसबदारी प्रणाली, ठीक है। जिसमें है परिचय, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। मनसब का अर्थ है पद या रैंक होता है। यह मुगल प्रशासन एवं सेना को संगठन की प्रमुख विशेषता है। मुख्य विशेषता आप देख सकते हैं, जाट और सवार, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे महत्व और दोष। दोष में क्या देखेंगे कि जागीरदारों का दुरुपयोग का समस्या, भ्रष्टाचार और सैनिक संख्या में हेराफेरी। बाद में मुगल शासकों के समय यह प्रणाली कमजोर पड़ गई। उसके बाद हमारा है जागीरदारी प्रणाली। जागीरदारी प्रणाली में हम देखेंगे परिचय में क्या देखेंगे कि जागीरदारी प्रणाली मध्यकालीन भारत विशेषकर मुगल काल की एक महत्वपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी। इस प्रणाली में राज्य अधिकारी एवं मनसबदारों का वेतन बदले भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था, जिसे जागीरदार या जागीर कहा जाता है। मुख्य विशेषताएं आप देख सकते हैं, प्रकार क्या है, तनख्वाह जागीर, वतन जागीर। महत्व देखेंगे, दोष देखेंगे, किसानों का शोषण बढ़ा, जागीरदार द्वारा अत्यधिक कर वसूली, मुगल साम्राज्य का उत्तरकाल में जागीर संकट उत्पन्न हुआ, ठीक है। हमारा परिचय, ये कौन से टॉपिक का परिचय है, मराठा प्रशासन का। मे भी मराठा प्रशासन के बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लेकिन टॉपिक यहाँ से गायब है, तो आप इग्नोर करिएगा। देखिए चलते हैं परिचय में, ठीक है। मराठा प्रशासन की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। यह प्रशासनिक व्यवस्था सुशासन, सैन्य संगठन और प्रभावी राजस्व प्रबंधन पर आधारित है। मुख्य विशेषताएं, अष्टप्रधान परिषद, ठीक है। अष्टप्रधान आप देख सकते हैं, पेशवा जो भी है आप देखिए। उसके बाद हमारा राजस्व व्यवस्था है,
उसके महत्व में हम देखेंगे कुशल प्रशासन और मजबूत सैन्य संगठन, मराठा शक्ति की विस्तार में सहायक, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट हमारा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त कितने में आया था? 1793 में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। मुख्य विशेषता आप देख सकते हैं, दोष में क्या है कि किसानों का शोषण बढ़ा, जमींदार समृद्ध हुए, किसान गरीब बने रहे। स्थायी बंदोबस्त में सरकार ने जिम्मेदारी के निश्चित भू राजस्व वसूला। उसके बाद रैयतवाड़ी में आप देख सकते हैं मुख्य विशेषता है दोष। महलवाड़ी में आप देख सकते हैं मुख्य विशेषता है दोष। दोष में क्या है? कर दरें अधिक थी, किसान पर ऋण का बोझ बढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें परिचय में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव लाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, मुख्य विशेषताएं में आप देख सकते हैं अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय, राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महत्व आप देख सकते हैं दोष परीक्षा हेतु एक पंक्ति, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत का सबसे व्यापक संवैधानिक अधिनियम था, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता को संघीय व्यवस्था में प्रदान किया गया था। हम आगे चलेंगे भारतीय संविधान एवं संघीय व्यवस्था, जिसमें परिचय में हम देखेंगे कि भारत संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जिसमें मुख्य विशेषता देखेंगे। उसके बाद संघीय व्यवस्था, जिसमें परिचय है संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची देखेंगे, महत्व देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग हो गया है, लेकिन मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, तो इसके लिए आप इग्नोर करिएगा, आप बस देखते जाइए। और आपको किस किस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।